हे गाइस, ये दिव्यांशु बांजल दिस साइड। वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आपका दोस्त, आपका घोस्ट, आपका होस्ट आपके लिए लेके आया है कि भाई एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। सिंपल हिंदी में मैं बात करूंगा, ठीक है। कि ऑडिट मैंने आपको पढ़ा दिया, हाँ भाई पढ़ा दिया। 20 घंटे के लगभग मैंने क्रैश बैच अपलोड कर दिया, ठीक है। और एक समरी बुक आपके हाथ में थमा दी है, 100 पेजेस की है, ठीक है। कर दिया। अब आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब अपने को एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, जिसमें से फॉर एग्जांपल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 7 में से 7 मेरे आंसर, 7 में से 7 मेरे नंबर आ जाए, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। अब अपने को लिखने का तरीका सीखना होगा। साथ में मैं लॉ कैसे लिखना है उस चीज़ के बारे में भी आपको बता दूंगा कि लॉ का अगर आपका पेपर है तो लॉ किस तरीके से अपने को लिखना है, उस चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में गाइड कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले मेरे को थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी कि भाई दिव्यांशु, तुमने एक 20 घंटे का क्रैश बैच डाला हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। और तुमने उसके साथ समरी दी हुई है। तो बहुत सारे मेरे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि दिव्यांशु भाई एक बात बताओ मेरे को कि जो तुम्हारा 20 घंटे का क्रैश बैच है, क्या वो इनफ है पढ़ने के लिए? मैं पहली बार देख रहा हूँ, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, पहले ये बताओ। तो मैं बोलता हूँ देखो भाई, पढ़ाई करो। 20 घंटे का जो क्रैश बैच है, मैंने ऐसा नहीं बनाया हवा हवा में ऊपर ऊपर से चीज़ें लेके गया हूँ। मैंने ऐसा भी उसके अंदर नहीं बोला कि ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको नॉर्मल लेक्चर्स में मिलेगा, ये चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको नॉर्मल लेक्चर देखना पड़ेगा अगर इस चीज़ को पढ़ने के लिए। नहीं भाई, मैंने एक एक चीज़ें कट टू कट सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, सब कुछ मैंने उसके अंदर दिया हुआ है। दैट मीन्स आपके लिए वो नॉर्मल लेक्चर हो सकता है, रिविजन लेक्चर हो सकता है, क्रैश बैच भी हो सकता है, जो भी बोलो वो हो सकता है। अगर तुम पहली बार भी उस बैच को देख रहे हो तो इनफ है। एक क्वेरी मैंने सॉल्व की, ठीक है। अब दिव्यांशु भाई दूसरी क्वेरी आपके सामने आती है, जो तुमने 100 पेज की समरी बुक दी है, क्या वो इनफ है? क्या हमें कॉन्फिडेंस दोगे कि हम वो एग्जाम में हम वो सारी चीज़ें पढ़ लें? क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे? तो हाँ भाई हाँ, जो तुम्हारी 300 या 400 पेजेस की जो समरी स्टडी मैट है, उसको मैंने कंपाइल करके 100 पेज के अंदर डाला है। 2016 से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब कुछ डाला है उसका। मैं अभी जस्ट 2 सेकंड के अंदर प्रूफ दे रहा हूँ। ये तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, हाँ जी, जून 24 का है। हाँ देखो, जून 24 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 10 एक दिन पहले आया हुआ है। इससे पहले भी मैंने ऑडिट का बैच लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरी समरी बुक पहले ही बन चुकी थी, ओके। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन पे। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि तुम एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर नहीं पाओगे क्या। देखो पहला क्वेश्चन क्या, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ये बात कर रहा है भैया वर्किंग पेपर के बारे में, तो एज इट इज उठा के लिख दो। एज पर ऐसे 210 वर्किंग पेपर के बारे में ये 7 पॉइंट एज इट इज उठा के लिख दो। क्या तुम ये नहीं लिख पाओगे? और ये समरी बुक का ही कंटेंट लेके आया हूँ। समरी बुक मेरी पहले बन चुकी थी। मॉडल क्वेश्चन पेपर 10 दिन या 12-15 दिन, इससे ऊपर नहीं आया हुआ है, ठीक है। इतने दिन पहले ही आया हुआ है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि दिव्यांशु तुमने क्या किया हुआ है, समरी बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन देख रखे हुए ना वही छाप दिए तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पहले भी बैच लिया है, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, तुम ये सड़ा सड़ाया क्वेश्चन लिख नहीं पाओगे? सर हम बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड है। ये मैं कैसे लिखना है बता रहा हूँ, लॉ कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ। देखो ये सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड है। सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड ये जो है हमारा, इससे पूरा कवर हो जाएगा। कैसे लिखना है वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारी समरी बुक के अंदर से आया। अब मैं बात करता हूँ तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरिफिकेशन बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सबसे बड़ा चैप्टर। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। बस छोटा सा वेरिफिकेशन तुमको करा रहा हूँ कि तुमको मेरी बुक पे क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अभी तक शायद 87 और 89 बुक्स बिक चुकी हैं, ठीक है। उन बच्चों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, जिनको नहीं है वो चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एनएफआरए, एनएफआरए के फंक्शंस एंड ड्यूटीज के ऊपर अपने को बताना है, ठीक है। फंक्शन ये दे रखा हुआ है, मैंने कराया हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। सब ये जो स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ ये सब समरी बुक का कंटेंट है। जिसके पास मेरी समरी बुक है उसको पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ भैया। एनएफआरए हो गया हमारा, एनएफआरए। उसके बाद है स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका स्टेप्स क्या लेगा। तो देखो ये दे रखा हुआ है, स्टेप्स ये दे रखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग। ये देखो पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल डूइंग ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बताओ तुम ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? सर बिल्कुल लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांशु भाई जो चीज़ तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई 100 पेज की बुक है, क्या तुम करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल है जो कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक देते हैं। मैं बुराई किसी की भी नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स बेस्ट पढ़ा रहे हैं, अपन भी अपने बेस्ट देने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो 100 पेज की बुक इनफ है भाई लोग, पूरा विश्वास रख के जाना एग्जाम में, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ये देखो
तुम पॉज करना वीडियो को और फिर देखना एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, ये देखो पूरा का पूरा मैंने कराया हुआ है। अब बताओ मेरे को कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं। बिल्कुल दिव्यांशु भाई, बिल्कुल हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हम एग्री भी करते हैं कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर अपनी स्टडी जो हमारा समरी बुक है उसके अंदर से आया हुआ है। मेरी जो समरी बुक है मैंने कहाँ से बनाई, स्टडी मेट से बनाई है। तो मैं अपने आप को कभी वो नहीं बोलूँगा कि मैंने बनाई है, मेरे क्वेश्चंस बस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी मेट पिताजी है, ठीक है, पिताजी का अपन ने पूरा सार निकाला। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कोई फ्रूट होता है भाई, बनाना हुआ, एप्पल हुआ, उस वो कौन है भाई, हमारे इंस्टीट्यूट है, उसका अपन ने जूस निकाल दिया। समरी बुक क्या हमारी जूस के जैसी है, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी मिनरल विटामिन जो भी होते हैं वो सब चीज़ें हमारे जूस के अंदर आ चुके हैं, मतलब हमारी समरी बुक के अंदर आ चुका है। दैट मीन्स इनफ है मेरे भाई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा भाई। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, तुम सीए में बनने पे ध्यान दो, मैं ऑडिट पे ध्यान देता हूँ, ठीक है, ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी है। चलो अब लिखना कैसे सर वो बता दो, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। देखो तुम्हारा जो पैटर्न आया है जून 24 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर बताता है भाई। 7-7 नंबर के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो अपने को कोशिश करना है, कोई भी चीज़ आप करो, कोई भी पैराग्राफ लिखो, आपको 7 पॉइंट्स में लिखना है। अगर तुम्हारे पास समरी बुक नहीं है, अगर तुम स्टडी मैट से पढ़ रहे हो, तुम किसी से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टीचर से पढ़ो। मैं तुमको बोलना चाहूँगा कोई भी चीज़ है ना, कोई भी पैराग्राफ वगैरह डाल रहे हो ना, तोड़ तोड़ के पॉइंट पॉइंट में बनाते चले जाना, जिससे हमारा जो कॉपी चेकर होगा उसको पता होगा कि भैया पहला पॉइंट का 1 नंबर, दूसरे पॉइंट का दो दूसरा नंबर, तीसरे पॉइंट का तीसरा नंबर, इस तरीके से वो तुम्हें नंबर देगा, ठीक है। चलो अब देखो, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर 7 नंबर में पूछा है, तो मेरे भाई 7 नंबर में तुम इसको डायरेक्ट लिखो। एस पर ऐसे 210 लिखा हुआ है, इसको तुमको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, एस पर, एक सेकेंड एक सेकेंड रुको, ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड का टाइम दे मेरे को। एस चलो वापस लेके आता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये पेन चल नहीं रहा था। एज पर स्टैंडर्ड्स, STANDARD, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210, इस तरीके से लिखो। उसके बाद ही आप 7 पॉइंट लिख दो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं क्या लिखना, और अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे का नाम भी लिख सकते हो, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210। अगर आपको नाम याद है तो लिख देना, नहीं है तो बत्ती मत पेल के आना कि भैया बत्ती दे दी उसमें। 210 का क्या नाम है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, तो लिख देना एग्रीइंग द टर्म्स, सॉरी, ऐसा लिख देना, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210, उसके आगे लिखना द एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसके बाद 7 पॉइंट लिख देना, तुम्हारा पहला आंसर खत्म है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ये केस स्टडी दे रखी हुई है, अपन इसको करते हैं। पहले अपन नीचे के ये क्वेश्चन कर लें। 7th का एक क्या बोलता है, ऑडिट प्रोसीजर बताओ टू बी फॉलोड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसका एक क्वेश्चन मैंने, इसका चैप्टर मैंने कराया हुआ है, अपना चैप्टर नंबर 11 है, और मॉड्यूल के हिसाब से देखो कि शायद 7.4 है, सबसे बड़ा चैप्टर है। उसको मैंने तुमको 45 मिनट्स में ऐसा कंप्लीट कराया हुआ है कि भैया 3, 4, 5 नंबर तुम्हारे आ जाएं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो मिनिमम 3, 4, 5 नंबर आ जाए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में पूछा हुआ है, तो मैंने तुमको क्या पढ़ाया हुआ था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है भैया, एसेट होता है। एसेट में अपन ने क्या पढ़ाया था भाई, एग्जिस्टेंस लिखो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखो, कट ऑफ लिखो, कंप्लीटनेस लिखो, वैल्यूएशन लिखो, ठीक है, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लिखो। इसके अंदर एक एक लाइन अपने को लिखना है। एग्जिस्टेंस में क्या है कि भैया ऑडिटर प्लीज चेक कर कि जो कैश बैलेंस शीट में दिख रहा है वो है कि नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इस चीज़ को। क्योंकि देखो ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए बोल रहा हूँ 3, 4, 5 नंबर ले जा सकते हो। अपना लास्ट डे, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर एग्जाम होगा ना, उस दिन तुमको इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रखी हुई है, ये 7 पॉइंट लिखने, इसके अंदर एक एक पॉइंट अपने अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। 3, 4, 5 नंबर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए के फंक्शंस एंड ड्यूटीज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एनएफआरए के फंक्शंस एंड ड्यूटीज ये दे रखा हुआ है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एनएफआरए, ये 4 के 4 पॉइंट एज इट इज उठा के छाप देना,
बात खत्म है, तुम्हारे फंक्शंस एंड ड्यूटीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ तुमको कि मान के चलो पेपर बहुत टफ आ गया, इस केस में क्या करेंगे। मेरा एक ही तुमसे कहना है, एक काम करना, पेपर कितना भी टफ हो, तुमसे जितना बने उतना लिख के आना, तुम्हें जितना समझ आ रहा है उतना तुम करके आना। ऐसा मत करना कि भाई पेपर बहुत टफ आ गया, हमने छोड़ दिया, हमने करके नहीं आए। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। पेपर कैसा भी टफ हो, कुछ भी केस हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो समरी बुक है उसके अंदर से भी इन्होंने घुमा फिरा के चीज़ें दे दी है। अगर पेपर इनको टफ करना है ना, तो एक किसी भी लेवल की चीज़ें पूछ सकते हैं। मतलब हमारी समरी बुक के अंदर से कंटेंट होगा, लेकिन घुमा फिरा के चीज़ों को पूछेंगे। कुछ भी पूछे, शांति रखना, 5 मिनट बिल्कुल आराम से रिलैक्स होना, उसके बाद तुम क्वेश्चन पढ़ना, और जो जो तुम्हें समझ आ रहा है वो चीज़ें उस, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट वर्किंग पेपर से रिलेटेड कुछ भी आ गया, कंटेंट की जगह उन्होंने कुछ भी दे दिया, एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ भी घुमा फिरा के ऑडिट वर्किंग पेपर से रिलेटेड कुछ भी दिया, तो पहले वो चैप्टर खोलना हमारी समरी बुक का, मतलब दिमाग में खोलना, वहाँ लिख के मत चले जाना। ठीक है, कि भाई ये चीज़ दे रखी हुई है, उससे रिलेटेड तुम्हें जो जो पॉइंट समझ आ रहा है वो लिख के आना। विश्वास मानना, पेपर कितना भी टफ जाए तुम पास हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। होता है, देखो एक 2 या 3 अटेम्प्ट पहले शायद किसका कॉर्पोरेट अकाउंट का ही आया था, फिर एफएम का एक पेपर आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका था, बहुत टफ पेपर था। लेकिन बच्चों ने क्या किया, एग्जामिशन लेके आए, बच्चे रो रहे थे, एग्जाम दिया, बच्चे कह रहे हैं हम तो फेल होने वाले, हम तो फेल होने वाले। लेकिन क्या करती इंस्टीट्यूट का एक रूल है, अगर कोई भी पेपर अगर अबव स्टैंडर्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ रखते हैं, तो लीनियंट चेकिंग करते हैं, बहुत ईजी चेकिंग करते हैं और ग्रेस भी देते हैं उस चीज़ में। तो हमेशा प्रिपेयर रहना, ये चीज़ तो तुम किसी भी पेपर के लिए लगाना। तुम अगर बोथ ग्रुप देने जा रहे हो ना, अगर कोई भी पेपर टफ है, टेंशन नहीं लेना, आराम से दोस्तों से बात मत करना, पेपर देने के आने के बाद भाड़ में गया पेपर, साइड फाड़ के फेंक देना, साइड रखो पेपर को, अगले पेपर की तैयारी करना, भूल जाना कि पेपर कैसा गया। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम पेपर दे रहे हो ना, वो 3 घंटे इस तरीके से इस्तेमाल करना कि मतलब टफ से टफ पेपर है, ठीक है, जो समझ आ रहा है लिखो, 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। ये सब ज्ञान मैं तुमको बाद में भी दूंगा, बट एक बार प्रिपरेशन के लिए अभी बता देता हूँ, कैसा भी पेपर है लिख के सब कुछ आना है, मार्क्स मिलते हैं, चिंता मत करना। ड्यूटीज़ हो गया, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ हो गया, ओके। अब जाते हैं डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इन्होंने पूछा है कि भाई ये हमारा आंसर जाने वाला है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 7 पॉइंट तुम लिख देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, एज इट इज डायरेक्ट आंसर है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में क्या बोला है, डेमोन्स्ट्रेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम, उसके बारे में लिखना है। तो ये दे रखा हुआ है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, इसमें से तुमको 7 के 7 पॉइंट उठा के एज इट इज छापना है। अब बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है 7 नंबर का, ये है हमारा क्या है, ये है हमारी केस स्टडी दे रखी हुई है। सर एक केस स्टडी इन्होंने घुसेड़ दी है, हो सकता है आ जाए, मेरे को लग रहा है आएगा। अब सबसे पहले तुम क्या लास्ट लाइन पढ़ना, इन्होंने क्या पूछा है, रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या पूछा है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड इन्होंने चीज़ पूछी हुई है। सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड मैंने तुमको क्या पढ़ाया, वो चीज़ देखो, ये चीज़ तुम्हें लॉ में भी काम आएगी और यहाँ पे भी काम आने वाली है, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड मैंने तुमको सिर्फ इतना सा पोर्शन पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, क्वेश्चन को मारो गोली। मैंने तुमको पढ़ाया है सेक्रेटरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, कि कौन सी कंपनीज पर सेक्रेटरियल ऑडिट लगता है। तो ये चीज़ दिमाग पे पिक्चर बना लेना कि भाई हर एक लिस्टेड कंपनी पर लगेगा, पब्लिक कंपनी पर लगेगा, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 करोड़ और मोर है, वही उसी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है तो लग जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, ठीक है। याद नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में लगना। और कोई भी कंपनी जिसका लोन और बोरोइंग है बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कितना है 100 करोड़ ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। इस साल की बात चल रही है, यहाँ पे कभी लिखा है क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है, नहीं देखना। तो इस साल का देखेंगे, कितना देखना है, 50 करोड़ देख लो, क्या 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर क्या देखेंगे सर, 250 करोड़ देखेंगे, क्या देखना है, टर्नओवर देख लो। 100 करोड़ देख लो, क्या देखना है, लोन वगैरह, बोरोइंग वगैरह। इससे ऊपर कुछ भी चीज जाती है तो तुम पे क्या लग जाएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट लग जाएगा, ठीक है दिव्यांशु भाई, बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप, ओके। ये चीज अपन ने पढ़ ली है। अब आ जाओ मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्या बोला है इसने, अपन हाईलाइट करते हुए चलते, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि भैया पी लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। एक तो लिस्टेड कंपनी पे लगता है, ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है। मुझे ऑथराइज्ड कैपिटल से मतलब नहीं, मैं पेड अप शेयर कैपिटल देखूंगा।
अब क्या लिखा हुआ है, द इशूड कैपिटल से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपन देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप जो शेयर कैपिटल है उसको देखा जाएगा, जो कि सॉरी इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल एक ही बात है, ठीक है। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है भैया, 45 करोड़ है। मैंने क्या पढ़ाया, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ऊपर तो लगेगा, मतलब पहला क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल नहीं किया, ठीक है। अभी तक इस पर सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराना है इसको, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में बोला गया कंपनी ने क्या किया, टर्नओवर, कंपनी चाह रही है क्या, 225 करोड़ का टर्नओवर अचीव करेगी, हैज बीन एबल टू अचीव, वो चाह रही है कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में कि 225 करोड़ का टर्नओवर अचीव करेगी। मैंने टर्नओवर की लिमिट बताई है 250 करोड़ है, उससे ऊपर जाएगा तो लगेगा, तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी फेल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है कि द कंपनी हैज टेकन अ बैंक लोन ऑफ 110 करोड़। क्या बोला भाई, क्या बोला, बैंक ने क्या लिया है, 110 करोड़ का लोन ले रखा हुआ है। मतलब अभी अपन ने देखो, पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ, 110 करोड़ ये जो लिमिट है ना, ये एक्सीड कर गई, मतलब इस पर सेक्रेटरियल ऑडिट लगने वाला है। अब लिखना किस तरीके से, वो चीज़ पे अपन बात करेंगे। ये आगे की जो लाइन है फालतू की दे रखी हुई है कि भैया द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पी लिमिटेड हैज़ बीन आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन एज अ लीगल एक्सपर्ट ऑन वेदर दी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है या नहीं कराना है, उसके ऊपर बताओ। तो इस टाइप की अगर आपके पास क्या आती है भाई, क्या आती है भाई, क्या आती है भाई, केस स्टडी आती है, इससे रिलेटेड आएगी। एक दो चीज़ और है, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने एक लिमिट चार्ट करके बनाया हुआ है कि भैया सारी कंपनी मतलब जो भी लिमिट्स दे रखी हुई है हमारी समरी बुक में, हमारी जो बुक में वो सब चीज़ दे रखी हुई है, ठीक है। लिमिट लिमिट याद करने के लिए तो वहाँ से केस स्टडी उठ के आ सकती है, वो भी मैं बता दूंगा। तो इसका अपने को आंसर कैसे लिखना है सर, इसका आंसर अच्छे से लिख देता हूँ मैं, भले टाइम लग जाएगा लेकिन बाद में तुम ये नहीं बोलोगे सर की राइटिंग ख़राब है। मैं मन से नहीं लिखता हूँ, मैं फास्ट से चलता हूँ, इसलिए ये चीज़ लिखता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। क्या बोला गया आंसर, सबसे पहली चीज़ अपन क्या प्रोविज़न डालेंगे, सबसे पहली चीज़ प्रोविज़न। अपने को लग रहा है, क्या लग रहा है, ये किससे रिलेटेड है भैया, सेक्रेटरियल ऑडिट से। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रोविज़न डालना, फिर लिखना सेक्शन, सेक्शन 204 किस चीज़ का है, सेक्शन डालना है डाल देना, नहीं डालना है मत डालना, क्योंकि नंबर नहीं मिलते हैं। सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिखता हूँ कि टाइम बचता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी लिख दूँ, तो जिससे राइटिंग ख़राब होगी, बट ठीक है हो जाने दो, फटाफट लिख देते, टाइम बचेगा तेरा। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया, प्रोविजन लिखना है कि सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या लिखना है, एप्लीकेबिलिटी लिखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ जिससे टाइम बचेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, इस तरीके से अपने को लिखना है। तो पहला पॉइंट डाल देना लिस्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी, या फिर लिस्टेड कंपनी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इस तरीके से लिखो, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ जिससे टाइम बचेगा। अब बोला गया भैया अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड है, पब्लिक कंपनी लिख दो, क्या लिखा है भाई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर, और लिख देना। और दूसरी कंडीशन क्या कंप्लाई करना होगा कि भैया जिसका टर्नओवर, TURNOVER, टर्नओवर कितना होता है सर, 250 करोड़ और मोर, ठीक है। अगर क्या बोला, हर एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा, ठीक है। फिर बोला गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर लगेगा, ठीक है। हुज पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ और मोर, हुज टर्नओवर इज 250 करोड़ और मोर, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट में अपने को यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना है, ये तो सब पॉइंट्स हो गए अंदर वाले पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखा है सर, कंपनी हुज बोरोइंग, बोरोइंग या फिर लोन भी लिख दो, फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक स्लैश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितना होगा, कितना होगा, 100 करोड़ और मोर,
एक मिनट एक मिनट, अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ, थोड़ा सा। इतना लिखो, हैव टू, क्या लिखा होगा, अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर फॉर डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिट। अब तुम इसको देखो, ये मैंने अभी तो सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ है। इस टाइप से अगर तुम्हारी केस स्टडी आती है तो सबसे पहले तुमको प्रोविजन लिखना है हमारी समरी बुक से, कि भैया क्या लिखा है भैया। सबसे पहले फटाफट पढ़ो कि भैया सेक्शन 204 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट हर एक लिस्टेड कंपनी पर लिखेगा नहीं, लगेगा। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या फिर मोर है, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी एक्सीड होती है तो आपके ऊपर क्या लगने वाला है, ऑडिट लगने वाला है, सेक्रेटरियल ऑडिट। या फिर कोई भी कंपनी जिसका लोन और बोरिंग 100 करोड़ या मोर है, ठीक है। ये चीज लिखा, ये चीज तुमने क्या लिखा, एक पहले तुमने प्रोविजन लिख दिया, ठीक है सर, प्रोविजन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लिखोगे केस, केस लॉ। केस लॉ में तुमको क्या लिखना है, केस लॉ में तुमको क्या लिखना है, केस लॉ में तुमको क्या लिखना है, जो हमारा ये जो केस है ना, केस 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 सर, ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस अपने को लिखना है कि भैया पी लिमिटेड एक ऊपर की ऊपर जो 2-3 लाइन अपने को उतारना है, अपनी लैंग्वेज में उतार देना। क्या उतारना है कि भाई जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड, ठीक है, कॉमा लगा के लिखना अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हुज पेड ऑफ शेयर कैपिटल पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज 45 करोड़, ठीक है। एंड टर्नओवर, टर्नओवर कितना था भाई लोग, शायद 245 करोड़ है, देख लेते हैं अपन इस चीज़ का। टर्नओवर है 225 करोड़, ठीक है, 225 करोड़, टर्नओवर इज 225 करोड़ रुपीज, ठीक है। एंड, लेकिन लोन कितना है, LOAN, लोन लिख दो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपन इतना लिख दो, लोन इज 110 करोड़ है शायद, 110 ही है आई थिंक, हाँ 110 करोड़ है। उसका लोन कितना है, 110 करोड़, 110 करोड़ रुपीज फ्रॉम, बैंक से होगा तो बैंक लिख देना, शायद बैंक ही है, ठीक है, बैंक है। एक बार अपन चेक कर ले रहे हैं। हाँ बैंक से ले रखा हुआ है, लोन ले रखा हुआ है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर लिखना हो लिख देना, नहीं लिखना मत लिखना। ये तुम्हारा केस लो बन गया। क्या बन गया सर ये केस लो, केस लॉ का मतलब क्या है कि ऊपर जो तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है उसको समरी फॉर्मेट में लिख दो कि पी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 45 करोड़ है, टर्नओवर 250 करोड़ है, उसका लोन इज 110 करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है सो एज पर प्रोविजन, एज पर प्रोविजन मतलब जो ऊपर अपन ने प्रोविजन लिखा है वो एज पर अबोव प्रीजन, अबोव प्रोविजन, एज पर अबव प्रोविजन पी लिमिटेड, ऐसा लिखते हैं। पी लिमिटेड का जो लोन है वो 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो उस पर सेक्रेटरियल ऑडिट लगेगा, तो वो लिखना है एज पर अबव प्रोविजन पी लिमिटेड आउटस्टैंडिंग लोन इज मोर देन, या फिर बोल सकते हैं, हाँ चलो मोर देन लिख दो, मोर देन 100 करोड़, इतना लिख के 100 करोड़ लिखा। अब नीचे तुमको कंक्लूजन लिखना है, सर क्या लिखना है, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखना है पी लिमिटेड हैज टू अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर फॉर डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिट। और एक लाइन और चेपना है तो चेप सकते हो, एज आउटस्टैंडिंग लोन इज एक्सीडिंग
100 करोड़। इस तरीके से तुमको लिखना है। मैं अब जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब तुमको समझ आएगा भैया केस स्टडी किस तरीके से लिखी जाती है। तुमको 3 पॉइंट में केस 3 हेड में लिखना है, और ऐसा ही लॉ में होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसा ही लॉ के अंदर होता है। जब तुम लॉ के आंसर्स केस स्टडी टाइप के लिखते हो तो तुम्हें 3 उसमें लिखना होता है। पहला लिखना होगा प्रोविजन, कि भैया हमारा एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट ने क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, समरी बुक से तुम उठाओगे एक चीज़, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा केस लॉ। केस लॉ का मतलब है समरी फॉर्मेट में लिखना है। देखो मैंने पूरा मतलब 2 लाइन 3 लाइन में मैंने समझा दिया कि भैया कंपनी के पास इतनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, इतना टर्नओवर, इतना लोन है, और नीचे लिख भी दिया कि भैया 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इतना लिख के फिर लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, कि भैया अपन किस एंड पर आए, क्या चाहते हैं, कि भैया अपने को सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर तुम्हारा लोन जा रहा है, बात खत्म। ये चीज़ लॉ में लिखना है। ऐसा ही अगर लॉ में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से अगर केस स्टडी आती है तो, और ऐसा ही अपने को ऑडिट के अंदर लिखना है, 3 हेड के अंदर लिखना है। ध्यान रखो, प्रोविजन बनाना है पहले, फिर केस लॉ बनाना है, फिर कंक्लूजन बनाना है। 3 तरीके से अपने को लिखना है। हमारी वीडियो हो गई है 25 मिनट की, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी खींच दी अपन ने वीडियो को, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें अभी भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। वैसे हालांकि सबके पास मेरा नंबर है 7999993161, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व कर दूंगा। ऑडिट से रिलेटेड, मोस्टली अभी ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है भाई लोग। इस तरीके से अपने को लिखना है, और याद रखना पेपर अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। भरोसा रखना मेरे ऊपर, हमारी समरी बुक के ऊपर भरोसा रखना, हमारी क्लासेस के ऊपर भरोसा रखना, अपन सब अच्छे से कर लेंगे। बस बात होती है भरोसा का, ठीक है। बिल्कुल भरोसा रख के करना, हम सब लोग अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो केस स्टडी भी कितने आसानी से अपन ने कर लिया। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, फटाफट सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट इस यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है चीज़ों के लिए, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, और बेल आइकन भी दबा के रखना, क्योंकि आप तक चीज़ें पहुंचती रहेंगी। बहुत सारा कंटेंट, छोटी छोटी समरी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।